गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 में निबंध को कैसे लिखें ताकि फुल मार्क्स आएंगे इसकी बात करेंगे, क्योंकि निबंध ही एक ऐसा पोर्शन होता है जो सबसे ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर बच्चे के कटते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहली और जो हमारा मेन फोकस होगा वो इस बात पे होगा कि हम निबंध को किस तरह से लिखें कि हमारे पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण निबंध बताऊंगा। सिर्फ इन निबंधों को आपको तैयार कर लेना है, इनके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये 2024 में पक्का आएंगे। इन्हीं में से कोई ना कोई निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में वहां पूछा जाएगा और इन्हीं को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। बात की जाए तो आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 की बात करेंगे। ऐसे निबंध जो हर साल पूछे जाते हैं उन्हीं निबंधों की बात करेंगे। सबको पता है कि कक्षा 12 में हिंदी में जो निबंध आता है वो बेटा 9 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का होता है। हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के अगर किसी टॉपिक में कटते हैं हिंदी में तो वो होता है निबंध। पहले तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से निबंध है जो आपको तैयार करना है, फिर उनको लिखेंगे कैसे, इसकी भी बात इसी वीडियो में हम लोग करेंगे बेटा। निबंध ये है बेटा, विज्ञान पहला, वरदान या अभिशाप, इस पे आपको निबंध लिखना सीख लेना है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर, इंटरनेट अभिशाप या वरदान, भारत में बेरोजगारी वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। ये आपकी क्वेश्चन है। इन 5 टॉपिकों पे आपके निबंध तैयार करना है। विज्ञान वरदान यह है या अभिशाप इस टॉपिक पे, पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान पर, इंटरनेट अभिशाप या वरदान, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ये आपको तैयार करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान के निबंध पे। तो देखिए, जब भी आपको निबंध लिखना है तो आप ये विशेष ध्यान रखना कि निबंध को पूरा एक लाइन में नहीं लिखने की कोशिश करना कि एक पूरा पैराग्राफ में समाप्त करें। उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग लिखना है और हर हेडिंग में 2-2 3-3 लाइन लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। जितनी ज़्यादा आप हेडिंग बनाएंगे आपको नंबर उतने ही अच्छे और उतने ही ज़्यादा मिलते हैं। जैसे 2 चीज़ें आपकी हर निबंध में कॉमन होंगी, वो होगा प्रस्तावना शुरुआत में और लास्ट का उपसंहार। ये हर निबंध का मेन टाइटल होगा कि प्रस्तावना से हमारा निबंध चालू होगा और उपसंहार से खत्म हो जाएगा। अब जैसे प्रदूषण में लिखना होगा तो हम पहली हेडिंग तो प्रस्तावना बनाएंगे, सेकंड हेडिंग हम लोग बनाएंगे बेटा प्रदूषण का अर्थ, फिर हेडिंग बनाएंगे प्रदूषण के प्रकार कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, फिर थोड़ा सा जल प्रदूषण लिख देंगे, थोड़ा सा वायु प्रदूषण के विषय में लिखेंगे, थोड़ा मृदा प्रदूषण के विषय में लिखेंगे, थोड़ा ध्वनि प्रदूषण के विषय में लिखेंगे और थोड़ा सा रासायनिक प्रदूषण के विषय में लिखेंगे। तो देखिए कितनी सारी हेडिंग हो गई। इसके बाद अगली हेडिंग पड़ेगी आपकी प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, कि प्रदूषण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती है और उससे क्या हानियां हैं। और फिर आप लिखेंगे प्रदूषण का समाधान, किसे कैसे कम किया जा सकता है। फिर लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार। इतना लिखना होगा। अब देखिए इनको मैं लिख के दिखाता हूं आपको कैसे लिखना होगा। प्रस्तावना सबसे पहले, तो प्रस्तावना आपकी क्या कहती है? प्रदूषण विश्व का सबसे बड़ी समस्या है। प्रदूषण जो है वो विश्व की सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने के बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक ऐसी समस्या है जो कम होने की जगह प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं को घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, और प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि नई नई बीमारियां डेली आ रही हैं। जैसे अभी कोरोना आया था पिछले साल, ठीक है, और जीव जंतुओं के लिए बहुत सारी गला घोटू आ गया, इस तरह की कई बीमारियां आई जिससे उनकी जो है सामना करना पड़ता है और अधिकतर उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, जबकि जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत था वहां उस समय हमारे देश में प्रदूषण नहीं था। यह वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। और ये जो प्रदूषण उत्पन्न हुआ है वो इसका मुख्य कारण ये है कि इस समय जो औद्योगिक प्रगति हुई है, कारखाने लगे हैं या शस्त्रास्त्र, जो आप लोग शस्त्रों का प्रयोग करते हैं युद्ध में, बंदूक है, गोली है, तोप है, इन सब के कारण जो हमारा प्रदूषण निकलता है उनसे बढ़ा है। अगर हम बात करें रॉबर्ट कोच ने क्या कहा था, रॉबर्ट कोच ने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य को स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में निर्दयी शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। कि एक दिन ऐसा आएगा कि स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा जो बड़ा शत्रु होगा वो होगा बेटा शोर। शोर भी एक आपका ध्वनि प्रदूषण कैटेगरी में लगता है कि वह दुखद दिन अब आ गया है, और जो रॉबर्ट कोच जी कह गए थे और हमको ऐसा लगता है कि वो दिन आ ही गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है और प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे स्वस्थ रहना जो है बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ये हो गया। अब ये तो हो गई प्रस्तावना। इसके बाद हमको हेडिंग बनानी है बेटा प्रदूषण का अर्थ। इसके बाद हेडिंग क्या बनानी है? प्रदूषण का अर्थ। अब देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है। स्वच्छ भारत में ही दिन का विकास संभव है।
स्वस्थ भारत में ही जीवन का विकास संभव है। जो स्वच्छ भारत होगा तभी आप जीवन का विकास संभव हो सकता है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है, और जो ये पर्यावरण है इसका निर्माण प्रकृति ने किया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। प्रकृति से जो हमें पर्यावरण मिलता है वो जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस प्रकार से बदलने लगता है कि इसका जीवधारियों के जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है तो इससे मानव के विनाश का संकट उत्पन्न हो जाता है। औद्योगिकी तथा रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा, पानी दूषित हो रहे। बोला गया है कि जो हमारा पर्यावरण ही प्रकृति द्वारा बनाया गया है और इसमें हर एक चीज का एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी ये निश्चित अनुपात मिला। जब हमारा ये अनुपात इस तरह से बदल जाता है कि जीवधारियों के जीवन में इसका प्रभाव दिखने लगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रदूषण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण प्रदूषण बोलते हैं। ये बोला गया है। अब देखिए अगली हेडिंग, ये तो अर्थ हो गया कि अर्थ क्या होता है। अब हम बात करते हैं बेटा प्रदूषण के प्रकार के, कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए आज के वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित रूपों से दिखाई पड़ता है। आज का जो पर्यावरण है उसमें प्रदूषण कई तरह से दिखाई देता है, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण। अगर हम बात करें बेटा जल प्रदूषण की, तो जीवन के अनिवार्य स्रोतों के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यक जल की आवश्यकता होती है। कि जीवन जीने के लिए जो अनिवार्य चीजें होती है इसमें वायु के बाद दूसरे नंबर में अगर कोई चीज आती है तो वो जल ही होता है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, और जल का जो है शुद्ध होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है। जो हमारे उद्योगों या घरों से कचरा निकलता है ये नदियां या जल स्रोतों से मिल जाता है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, और मिल करके वहां पे जो जल एकत्रित होता है उस जल को ये लोग क्या कर देते हैं? प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा कर देते हैं, और फिर वो जब उस जल को खराब करते हैं तो उसमें कई बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये तो हो गया पहला। सेकंड हमें बनाना है बेटा, जल प्रदूषण हो गया। अब हमारी आएगी वायु प्रदूषण। इसके बाद क्या आएगा बेटा? वायु प्रदूषण। देखिए वायु प्रदूषण में वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। वायु जो है वो जीवन का क्या है बेटा? अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए क्या है बेटा? शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। और इसी कारण से वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना बहुत आवश्यक होता है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जो जीवधारी होते हैं बेटा वो सांस के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेते हैं लेकिन अपने अंदर से CO2 को बाहर छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हमें क्या देते हैं बेटा? ऑक्सीजन हमको प्रदान करते हैं। यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, और ये जो वायु प्रदूषण होता है सबसे खतरनाक प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। देखिए इसका मुख्य कारण होता है जो वायु प्रदूषण है वो है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना। और वो बढ़ता कैसे? उद्योगों और वाहनों से निकलने हुए धुएं से बढ़ती है उसकी मात्रा। इससे पृथ्वी के ऊपर वाली ओजोन गैस का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, और इस CO2 के कारण इतने ज़्यादा बढ़ गया है कि जो हमारा पृथ्वी के ऊपर ओजोन का सुरक्षा कवच लगा है ये भी बुरी तरह से डैमेज हो रहा है। ये हो गया बेटा वायु प्रदूषण। अगली हेडिंग आपकी बनेगी बेटा, उसका नाम होगा मृदा प्रदूषण। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा? मृदा प्रदूषण। तो देखिए मृदा प्रदूषण में क्या लिखा जाएगा? मृदा प्रदूषण, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो मृदा प्रदूषण क्या होता है? वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है, वो प्रदूषण जो मिट्टी में होता है उसका नाम होता है मृदा प्रदूषण। यह मुख्यतः मृदा खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिन्हें मृदा में नहीं होना चाहिए उनके मिलने पर होती है। मृदा प्रदूषण कब होता है बेटा? ये होता है मृदा के प्रदूषण को, मृदा जब हमारी प्रदूषित होती है उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। और इसका कारण ये होता है कि जब हम अपनी खेती में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग कर देते हैं या ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिनको हमारी मिट्टी में नहीं होना चाहिए,
जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है बेटा, प्रदूषित हो जाती है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बढ़ने से भी मृदा प्रदूषण बढ़ा है। जो शहरीकरण मतलब गांवों का शहरों में बदलना, औद्योगिकरण बड़े बड़े कारखानों का लगाना, ये भी आपके मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण रहा है। मृदा प्रदूषण के बाद हो गया बेटा ध्वनि प्रदूषण। मृदा के बाद क्या आएगा बेटा, ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये आज की डेट की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है और ये जो समस्या है ये वैज्ञानिकों की ही देन है। मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि से श्रावण शक्ति का ह्रास हो रहा है। हम लोग मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने के ये जो सायरन होते हैं, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि के कारण जो हमारी सुनने की क्षमता है वो घट रही है दिनों दिन। साथ ही कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी के साथ हमारे कार्य करने की क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये हो गया ध्वनि प्रदूषण। अगला होता है बेटा रासायनिक प्रदूषण। अगला क्या होता है बेटा, रासायनिक प्रदूषण। तो देखिए रासायनिक प्रदूषण की बात कर लेते हैं। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बोला गया है कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अतिरिक्त, कारखानों से जो अपशिष्ट द्रव बह रहा है इसके अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयाँ, और उसमें जो हमारी दवाइयाँ उपयोग होती हैं, और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग हमारी होगी प्रदूषण की समस्या और उससे हानियां, कि प्रदूषण की समस्या क्या हो सकती है और उससे हानियां क्या हो सकती हैं। तो देखिए निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान का बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों का विनाश तथा औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। साथ ही श्वसन गति और नाड़ी गति में उतार चढ़ाव, जठरांत्र की गतिशीलता में कमी तथा रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। जो बोला गया है कि जो आज के डेट में निरंतर मानव जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ते हुए रेगिस्तान और भूमियों का रेगिस्तान में बदलते जाना, कपाट, ओजोन की परत का सिकुड़ना और जो ओजोन है उसका सिकुड़ जाना, पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ना, वनों की कमी करना या वनों को काट देना, औद्योगिकीकरण विकास के सम्मुख और बड़े बड़े कारखानों को लगाना, इन सब से बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे हमारे श्वसन की गति, जो हमारे सांस लेने की गति है, नाड़ी की गति आदि में उतार चढ़ाव लगातार होता जा रहा है। रुधिर परिसंचरण एवं हृदय पेशी के गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है। जो रुधिर परिसंचरण होता है और हृदय पेशी गुण होते हैं उनको भी बदल रहे हैं तथा प्रदूषण जन्य अनेकानेक बीमारियों से पीड़ित मनुष्य समय से पूर्ण ही मृत्यु का ग्रास बन जाता है। और इस तरह से प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां मनुष्य को जकड़ लेती हैं, जिसके कारण वो समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हो गया। फिर क्या है बेटा, समस्या का समाधान। अब ये जो समस्या उत्पन्न हो गई इसका समाधान क्या है उसकी बात करते हैं। समस्या का समाधान, तो देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे। ये जो मनुष्य पेड़ पौधों को, वृक्षों को काट देता है कुल्हाड़ियों से, वो ना करके उनको बढ़ने दे, उनको फलने फूलने दे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। और जो मनुष्य पशु पक्षियों को मार करके खा जाते हैं उनको ऐसा ना करे, उनकी सुरक्षा करे। तकनीकी ज्ञान का उपयोग खोए हुए पर्यावरण को फिर से प्राप्त करने पर बल देने के लिए किया जाना चाहिए। और जो हमने विज्ञान में प्रगति की है उसका उपयोग हमें इस काम के लिए करना चाहिए कि जो प्रदूषण हमारे फैला है इसको कैसे कम किया जा सकता है। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने का उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। और अगर आपको वायु प्रदूषण से बचना है तो जो कचरा होता है या गंदगी होती है उसको निरंतर समाप्त करने के लिए आपको उपाय करते रहना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए।
अब देखिए, जैसे जल प्रदूषण एक मुख्य समस्या होती है, तो कारखानों में एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो पानी जो है, जो गंदगी भरा पानी है या अशुद्ध पानी, वो नदियों में ना जा सके, उसको पूरा शुद्ध करके ही नदियों में छोड़ा जाए, एक ऐसी व्यवस्था लगानी चाहिए। लास्ट हेडिंग बेटा ये तो हो गई समस्या का समाधान। अब लास्ट बेटा उपसंहार। लास्ट क्या है बेटा? उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में पर्यावरण में होने वाली मनुष्य को रोकने व उनमें समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। पर्यावरण में जो होने वाला प्रदूषण है उसको रोकने के लिए और उसको बचाव के लिए हमारे विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी, एक मिनट बेटा, हाँ, हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते हुए प्रदूषित वातावरण के खबरों के प्रति सचेत हो जाएं, और जो हमारे चारों तरफ प्रदूषित वातावरण है उनकी जो खबरें आती हैं उनके प्रति हम लोग सचेत रहना चाहिए, तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, और पूरे मन से, लगन से अपने आसपास के इलाके को सुंदर और स्वच्छ बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो आपको इतना लिखना होगा अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण एवं समस्या पर निबंध, तो अगर आप इतना कुछ लिखते हैं तो फिर आपको इस टॉपिक के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, जितने नंबर का आपका निबंध होता है। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी हेडिंगों का प्रयोग करके हमको अपनी चीज़ों को समाप्त करना है, लिखना होता है। अब देखिए सेकंड जो हम लोग बात करेंगे बेटा निबंध की, वो हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेट अभिशाप या वरदान। इसकी बात करेंगे कि इसका निबंध कैसे लिखा जाएगा, कि इंटरनेट अभिशाप है या वरदान। तो देखिए इसकी हेडिंग है, सबसे पहले देख लीजिए। मैंने आपको बताया है किसी भी निबंध को चालू करने से पहले 2 चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रखिए कि कोई भी निबंध है तो उसकी पहली हेडिंग तो प्रस्तावना होनी है और लास्ट हेडिंग आपकी बेटा उपसंहार होनी है। ये बात मैंने आपसे पहले कह ली है। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी हेडिंग बन सकती है, पहले इसकी बात करते हैं। प्रस्तावना, इंटरनेट का अंग, इंटरनेट का प्रसार, इंटरनेट की उपयोगिता, इंटरनेट की हानि, उपसंहार। ये आपकी मेन हेडिंगें बनेगी जो इंटरनेट में आपको लिखना होगा। अगर आप इतनी हेडिंगों को बना करके लिखते हैं तो आपको इसके पूरे 9 नंबर मिलेंगे। अब देखिए किस तरह से आपको लिखना होगा। इंटरनेट अभिशाप या वरदान की सबसे पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना क्या कहती है बेटा। आज के युग में इंटरनेट की दुनिया में लोगों को इतना अधिक प्रभावित कर दिया है कि लोग ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने, चित्रकारी करने तथा अपने अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। बोला गया है कि आज के युग में इंटरनेट ने दुनिया में इतना ज़्यादा बदलाव ला दिया है कि मनुष्य अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, संगीत सुनने के लिए, चित्रकारी करने के लिए, किसी भी अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग या सहारा ले रहा है। यह विज्ञान का एक चमत्कार लगता है जिसने संचार में गति और विविधता ला करके पूरी दुनिया में परिवर्तन कर दिया है। और यह एक विज्ञान का चमत्कार है। संचार मतलब अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का जो साधन था उसको इतनी तेजी से हमने यहाँ से क्लिक किया, अमेरिका मैसेज पहुंच गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले कवों के द्वारा या पैदल चल के इस तरह से चीज़ों को आदान प्रदान किया जाता था जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब कुछ ही सेकंडों में हमारी सूचना पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाई जा सकती है। तो ये एक इंटरनेट का चमत्कार ही इसको आप मान सकते हैं विज्ञान की दुनिया में। ये हो गया प्रस्तावना। अगली हेडिंग है बेटा इंटरनेट का अंग, कि इंटरनेट के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए इंटरनेट के अंग की बात करें, सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए भी विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। सूचना या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जिन संचार माध्यमों को आपस में जोड़ करके कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह को ही हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और इन्हें कंप्यूटर नेटवर्क का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। और इन सभी कंप्यूटरों का जो नेटवर्क होता है, इसका विश्व स्तरीय जो नेटवर्क है उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनेट बोलते हैं। अगली हेडिंग इंटरनेट का प्रसार। अगली हेडिंग क्या है बेटा? इंटरनेट का प्रसार। तो देखिए इंटरनेट का प्रसार कैसे क्या होगा। शीत युद्ध के दौरान सन 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने का उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों का एक नेटवर्क आप्रानेट की स्थापना की थी। 1969 में जो हमारा शीत युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका ने अपने रक्षा विभाग के लिए यह युद्ध की स्थिति में अपनी सूचनाओं को या अपनी जानकारियों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए
कुछ कंप्यूटर का एक समूह बनाया था और उसका नाम दिया गया था आपरा नेट। क्या किया गया था बेटा? आपरा नेट उसका नाम दिया गया था। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ और इसी को देखते देखते अन्य लोगों ने भी अपने कंप्यूटरों का निर्माण करना चालू कर दिया, जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में तब्दील हो गया और जो आगे चल के विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में बदल गया था। अमेरिका में इंटरनेट से जुड़े लोगों की संख्या सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा इंटरनेट से जुड़े लोगों की अगर संख्या है तो वो अमेरिका में है बेटा, जो पूरे विश्व का लगभग 20%, यानी कि पूरे विश्व में जितने लोग आपके इंटरनेट का उपयोग करते हैं उनमें से 20% तो केवल अमेरिका की हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या 6 करोड़ से अधिक है और भारत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और पूरे विश्व में इंटरनेट से लगातार लोगों की जुड़ने की जो संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। पहले सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना संभव नहीं था। पहले ऐसा नहीं था कि आप सभी तरह की सूचना एक दूसरे से साझा कर सकें, क्योंकि कई बार बहुत दूर जाना पड़ता है जिसमें सालों तक लग जाते थे। लेकिन अब इंटरनेट के माध्यम से न केवल सूचनाएं बल्कि वीडियो का भी आदान प्रदान किया जाता है। इससे प्राप्त होने वाले लाभों के तहत यात्रा का टिकट बुक करने से लेकर किताबों का ऑर्डर देने, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन देने, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करने, हर प्रकार का परामर्श लेना आज तक शामिल है। अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आपको टिकट बुक करना है तो बुक हो जाएगा, किताब ऑर्डर करनी है तो हो जाएगा, अपने व्यापार को प्रचार के द्वारा बढ़ाना है तो वो हो जाएगा, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करना है तो वो हो जाएगा। मतलब हर तरह से आपकी सहायता के लिए इंटरनेट हमेशा उपलब्ध है आज की डेट में। ये तो हो गया इंटरनेट का प्रसार की किस तरह से प्रसार हुआ उसका। अगला बेटा इंटरनेट की उपयोगिता की, इसका उपयोग क्या है? तो देखिए उपयोगिता की बात कर लेते हैं हम लोग। भारत ने इंटरनेट सेवा की शुरुआत बीएसएनएल ने सन 1995 में की थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी बेटा? 1995 में हुई थी। अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा, इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। तो पहले बीएसएनएल भारत में इंटरनेट को लाया, इसके बाद कई कंपनियां हो गई जैसे रिलायंस है, टाटा इंडिकॉम है, वोडाफोन है जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। शुरुआती दौर में क्या हुआ था? केवल ईमेल के द्वारा ही आप दस्तावेजों या छवियों का आदान प्रदान किया जा सकता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। अब क्या है? तो ऑनलाइन का बातचीत का जो तरीका है वो लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यम से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं और आज के डेट में हम चैटिंग से ही किसी भी मुद्दे पे अपनी पूरी बात को रख सकते हैं या किसी से कर सकते हैं चैटिंग के माध्यम से। अब इसके माध्यम से ना सिर्फ उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी यह सहायक साबित होता है। मतलब अब केवल इंटरनेट का प्रयोग पढ़ने के लिए नहीं करते हैं, इससे हम लोग अपने रोजगार के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट के द्वारा भली भांति किए जा सकते हैं और किसी भी तरह का आपको अगर सर्वेक्षण करना है या जनमत देखना है किस पक्ष में कितने लोग हैं, तो इसके लिए आप किसी भी समय इंटरनेट से इसको भली भांति कर सकते हैं। ये हो गया आपकी उपयोगिता। अगली हेडिंग है बेटा इंटरनेट की हानियां। तो देखिए इंटरनेट की हानियां कौन कौन सी हैं बेटा? इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई खामियां भी हैं। इसके माध्यम से अश्लील दृश्यों तक बच्चों को पहुंचना आसान हो जाता है। अब इंटरनेट इतना बढ़ गया है कि जो अश्लील दृश्य होते हैं, जो पोर्न वीडियो होते हैं, वो बच्चे आसानी से अपने फ़ोन से उस वेबसाइटों में पहुंच जाते हैं। कई लोग इंटरनेट का उपयोग अश्लील साइटों को देखने और दूरसंचार की सूचनाओं को चुराने में करते हैं। कई लोग क्या करते हैं बेटा कि इंटरनेट में अश्लील जो साइटें होती हैं, जो पोर्न वेबसाइटें होती हैं, उनको खोलने में, उनको देखने में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं और सूचनाओं को चुरा लेते हैं और जो आपके खुफिया जानकारी होती है उनको हैकर जिसको बोलते हैं, उन चीज़ों को हैक कर लेते हैं। इंटरनेट के अगर दुरुपयोग की बात की जाए तो अभी 2 साल पहले ही बेटा बनारस जो आपकी आईआईटी है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज में 1 महीने के लिए इंटरनेट को हमको बंद करना पड़ा था। उसका मुख्य कारण यही था कि वहाँ पे जब नेट की पूरी उसको वेबसाइट देखी गई तो उसमें से 90% जो नेट का यूज किया गया था वो पोर्न वीडियो को अपलोड करने में किया गया था। तो ये इसके इंटरनेट की सबसे बड़ी हानि है जो हमारे देश में बच्चों को सबसे ज़्यादा खराब कर रही है, वो है अश्लील साइटें। भारत में जो इंटरनेट का प्रयोग होता है उसमें से लगभग 60% इंटरनेट का उपयोग केवल और केवल पोर्न साइट के लिए किया जाता है।
ठीक है, ये आपको मैंने अलग से बता दिया, इसको ध्यान रखना। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है, और इससे क्या हुआ बेटा, साइबर जो अपराध है उसमें भी वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़े समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों को नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। अब इंटरनेट में क्या है कि उससे जुड़ते समय ये जरूर याद रखिए कि उसमें वायरस या उन फाइलों को कोई खराब कर सकता है, या आपकी सूचना को कोई और भी खोल सकता है, उसका भी एक खतरा बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक है। अब इन वायरसों से अगर आपको बचना है तो आपको एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस प्रकार अनावश्यक और गलत आंकड़े और तथ्य भी प्रकाशित करते रहते हैं, और इसका उपयोग ये है कि जैसे किसी भी आंकड़ों को कई बार लोग गलत तरीके से प्रस्तुत करते रहते हैं। इन सबको भी इंटरनेट की ही कमी है कि आप उनको नहीं रोक सकते। गलत आंकड़ा निकाल दिया और उसको गूगल के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया, आपको लगे कि अच्छा ऐसी है, ये चीज़ है, तो इस तरह की भी यहाँ गलतियाँ होती हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इसलिए इंटरनेट से जो भी हमें आंकड़े आते हैं इसको हमेशा हम प्रमाणित नहीं मान सकते हैं। इसके इस्तेमाल के वक्त हमें काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है, और जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो उसके समय हमें काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इसके बाद लास्ट हेडिंग होगी बेटा उपसंहार। लास्ट हेडिंग क्या होगी, उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में क्या होगा भैया, इस प्रकार इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचड़े की भी कमी है नहीं है। मतलब अगर आपका इंटरनेट ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़ा कचरा की भी कोई कमी नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा ही है। यदि इसका सही प्रयोग हो तो हमारी तीव्र गति से प्रगति होगी। अगर हम इसका प्रयोग सही तरीके रास्ते में करते हैं, सही चीज़ों के लिए करते हैं, तो हमारी जो वृद्धि है वो बहुत ही तीव्र गति से होगी। और यदि इसका गलत इस्तेमाल या प्रयोग किया जाए तो कूड़े कचड़े के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं तो हमें कूड़े कचड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही उपयोग सिखाना आवश्यक है। इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है उसको हमें इंटरनेट का सही उपयोग सिखाना भी आवश्यक है, अन्यथा बच्चों या कम आयु के युवा वर्ग के लिए ये दो धारी तलवार साबित हो रही है। नहीं तो ये जो इंटरनेट है आज के डेट में बच्चे या कम उम्र के जो युवा हैं उनके लिए दो धारी तलवार ही साबित हो रही है। ठीक, ये तो आ गया आपका इंटरनेट पर। अगर आपसे आता है तो आप क्या लिखेंगे। अगला जो आपको पढ़ना है बेटा वो है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। अगला जो निबंध आपको पढ़ना है वो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो अगर हम हेडिंग की बात करें बेटा तो इसमें हेडिंग बनेगी, पहली तो प्रस्तावना होनी ही होनी है सब में, और लास्ट उपसंहार होनी। बीच में आप लोग 2-3 हेडिंगें और डालेंगे। पहली हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, कि जो अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो इससे क्या समस्याएं आएंगी। दूसरी हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि के कारण, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। और तीसरी हेडिंग पड़ जाएगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का उपाय। ये 3 हेडिंगें आप और बीच में डाल देंगे। बस अब चालू करते हैं हम लोग प्रस्तावना से, कि प्रस्तावना किस तरह से आप लोग वहां लिखेंगे। तो देखिए ध्यान से। तो बेटा भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या का प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या है बेटा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या भारत के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। कि जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या है ये भारत के सामने एक विकराल रूप धारण करती जा रही है। सन 1930 से 1931 ईस्वी में अविभाजित भारत की जनसंख्या 20 करोड़ थी। शुरुआत में अगर हमने पहली जनसंख्या जो हमने कराई थी वो कराई थी 1930 से 31 के बीच में। उस समय भारत और पाकिस्तान एक थे। तो अविभाजित जो भारत था उसकी जनसंख्या कितनी थी बेटा, 20 करोड़ थी, जो अब लगभग भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। और आज की डेट में अकेले ही भारत में 139 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। जनसंख्या की इस अनियंत्रित वृद्धि के साथ दो समस्याएं मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं, सीमित भूमि, सीमित आर्थिक संसाधन। और जनसंख्या की जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है इसकी सबसे बड़ी दो समस्याएं कि एक तो जमीन बिल्कुल सीमित है, और जो आर्थिक संसाधन या जो हमारे पैसे कमाने के जरिए हैं वो भी हमारे सीमित ही हैं। अनेक अन्य समस्याएं भी इसी समस्या से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी है। मतलब अन्य समस्याएं जो हैं इन्हीं से ही कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, जैसे समस्त नागरिकों की शिक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा एवं अच्छा वातावरण उपलब्ध कराने की समस्या। इन समस्याओं का निदान न होने के कारण भारत क्रमशः एक अजायब हार बनता जा रहा है, और मातृभूमि की यह दशा लज्जा का विषय बनती जा रही है। और जो ये मातृभूमि की ये दशा है ये हमारे लिए लज्जा का विषय बनती जा रही है। ये तो पहली हेडिंग हो गई बेटा प्रस्तावना। इसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग बनेगी वो बनेगी बेटा जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। अगली हेडिंग क्या बनेगी बेटा, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं। तो अगर हम उसकी बात करें कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसको भी ध्यान से देखिए बेटा। विनोबा
जी ने कहा था कि जो बच्चा एक मुंह लेकर पैदा होता है वह दो हाथ लेकर आता है। आशा यह है कि दो हाथ से पुरुषार्थ करके व्यक्ति अपना एक मुंह तो भर सकता है, पर यह बात देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी है। पर यह बात किससे जुड़ी है बेटा? औद्योगिक विकास से जुड़ी है। यदि देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुनियोजित हो तो वहां रोजगार के अवसरों की कमी नहीं रहती है। आजीविका की समस्या के अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि के साथ एक ही समस्या भी जुड़ी हुई है। बोला यह गया है कि अगर आपके देश में औद्योगिक विकास हो, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा ना हो, अर्थव्यवस्था जो है समुचित रूप से चल रही हो, तो वहाँ रोजगार के नए नए अवसर मिलते रहते हैं, जिनका संसाधन किसी के पास नहीं होता है, जिनका समाधान जो है किसी के पास नहीं होता है, जिसका समाधान किसी के पास नहीं होता, वह है सीमित भूमि की समस्या। वह क्या है बेटा? सीमित भूमि की समस्या। अब किसी देश के पास कोई भूमि जो है वो फिक्स है, अब उसको में जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जमीन थोड़ो देश की बढ़ जाएगी, सीमित वो जो क्षेत्र है वो तो उतना ही रहेगा, सीमित क्षेत्र उतना ही रहेगा, पास नहीं है। वह सीमित भूमि की समस्या भारत का क्षेत्रफल विश्व का कुल लगभग 2.4% है, और जो भारत है उसका अगर हम सीमित क्षेत्र की बात करें तो पूरे विश्व में जितनी भी क्षेत्रफल है उसका 2.4% ही भारत के पास है, जबकि यहाँ की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की लगभग 17% है, 17% है। जबकि जनसंख्या की अगर बात करें तो विश्व की कुल जनसंख्या का केवल 17% लोग भारत में ही रहते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा अभिशाप है कि किसी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, और जनसंख्या विकास का सबसे बड़ा जो अभिशाप है वो ये है किसी भी देश के विकास को अवरुद्ध कर देना, उसको क्या कर देना? रोक देना। ये तो हो गई जनसंख्या वृद्धि के कारण या समस्याएं। अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। क्या पड़ेगी बेटा? जनसंख्या वृद्धि के कारण, कि इससे हमारे क्या क्या मुख्य कारण हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन को नियंत्रित कर व्यवस्थित किया गया है। प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था द्वारा मनुष्य का जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन था उसको नियंत्रित करके व्यवस्थित किया गया था। 100 वर्ष की संभावित आयु का 100 वर्ष की संभावित आयु का केवल 1/4 भाग ही 25 वर्ष ही गृहस्थाश्रम के लिए था। मतलब जो आपका प्राचीन भारत का मनुष्य था वो 100 साल जीता था, उसमें से केवल 25 साल ही उसको गृहस्थ जीवन के लिए दिए जाते थे। ग्रामों में कृषि योग्य भूमि सीमित है, और जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे कृषि के लिए जो भूमि है वो भी सीमित है। सरकार द्वारा भारी उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने से हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग चौपट हो गए हैं, और जो आपके भारत सरकार है या अन्य सरकारें हैं उनके द्वारा जो हमारे उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, इसके द्वारा हस्तशिल्प मतलब जो हमारे हाथ से काम करते थे, कुटीर उद्योगों जो हमारे गांव में घड़े वड़े बनाने के जो काम होते हैं जो लोग छोटे छोटे उसमें कर लेते हैं बिना फैक्ट्री के उद्योगों में, जिससे गाँव का आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया है, जिससे गांव का आर्थिक जो ढांचा है वो क्या हो गया बेटा? लड़खड़ा गया है। इस प्रकार सरकार द्वारा गांव की लगातार उपेक्षा की जाती उपेक्षा के कारण यहाँ का विकास का अवसर अनुपलब्ध होते जा रहे हैं, और इस तरह से सरकारें जो हमारे गांव की लगातार उपेक्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे जो गांव का जो विकास है वो अनुपलब्ध होता जा रहा है या पीछे छूटता जा रहा है। उधर शहर के स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन स्वल्प होने से अपेक्षाकृत संपन्न वर्ग को प्राय सिनेमा और दूरदर्शन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और जो हमारे शहरों का जीवन है उसमें जो संपन्न वर्ग है वो तो अपने मनोरंजन के लिए सिनेमा और दूरदर्शन पर ही निर्भर रहता है, जो कृत्रिम पाश्चात्य जीवन पद्धति का प्रचार कर वासनाओं को उभारता है। और ये जो दूरदर्शन या सिनेमा है ये हमारे कृत्रिम पाश्चात्य को जीवन पद्धति का प्रचार कर रहा है, जो पश्चिमी सभ्यता है, और इससे हमारे जीवन में वासनाओं को उभारता है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी बनाने सहायक हुए हैं, जिसके कारण अब क्या हुआ है बेटा? इसके अतिरिक्त बाल विवाह जो हो जाता था, गर्म जलवायु, रूढ़िवादिता, चिकित्सा के कारण जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, क्योंकि बाल विवाह पर रोक लगा दिया गया, जलवायु गर्म होने लगी, रूढ़िवादिता, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी हो गई, जिससे जो व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित होता है उसको उपचार दे दिया जाता है, तो उसकी मृत्यु जो है दर अब घट रही है। ये हो गया। अगली हेडिंग आपके पास होगी भैया, वो होगी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अगली हेडिंग क्या होगी बेटा? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का सबसे स्वाभाविक और कारगर
उपाय तो संयम या ब्रह्मचर्य ही है। जनसंख्या को वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सबसे स्वाभाविक और कारगर जो उपाय है वो तो यही है कि संयम रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते रहिए। इससे नर नारी समाज और देश सभी का कल्याण होता है, और इससे नर का, मनुष्य का, नारी का, समाज का और देश का सभी का कल्याण होगा। किंतु वर्तमान भौतिकवादी युग में जहां अर्थ और काम ही जीवन का लक्ष्य बन गया है, और इस जो भौतिकवादी युग है यहाँ पे अर्थ का मतलब जो हमारा पैसा कमाने का तरीका है, और काम करना ही जीवन का लक्ष्य बन गए हैं, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन आकाश कुसुम हो गया है। इसलिए ये जो ब्रह्मचर्य पालन ये एक सपने से कम नहीं होता है। फिर सिनेमा, पत्रिकाओं, दूरदर्शन आदि प्रचार के माध्यम भी वासना को उद्दीप्त करके पैसा कमाने में लगे हैं। और जो भी हमारे सिनेमा पत्र होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, या दूरदर्शन की जो भी हमारे पास संसाधन है, ये लोग इतने वासना की वो दिखा रहे हैं हम लोगों को, जिससे हमारे ऊपर जो है वासना ही पूरी तरह से उद्दृत हो रही है, उसका विकास हो रहा है। ठीक है, और उसी को दिखा करके ये लोग पैसा कमाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। उसी को दिखा करके क्या करना चालू कर दिए बेटा, पैसा कमाना स्टार्ट कर दिए हैं। प्राचीन स्वरूप को पहचान कर अपनी प्राचीन संस्कृति को उज्जीवित करके हमको अपना प्राचीन स्वरूप को पहचानना चाहिए, और उसी संस्कृति को दोबारा से अपने बीच में लाने की, अपने समाज में बनाना चाहिए उसको। प्राचीन भारतीय संस्कृति में अध्यात्म प्रधान था। पहले जो भारतीय संस्कृति थी उसमें अध्यात्म ही प्रधान था कि उज्जीवन से लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अध्यात्म के रास्ते में चल करके जो लोगों में संयम और स्वाभाविक प्रवृत्ति बढ़ेगी, जिससे नैतिकता और बल मिलेगा, और जिससे हमको नैतिकता भी मिलेगी और बल मिलेगा, और समाज में विकराल रूप धारण लेती आपराधिक प्रवृत्तियों, जनसंख्या के अति त्वरित वृद्धि पर तत्काल प्रभावी नियंत्रण को गर्भ निरोधक औषधियों एवं उपकरणों का प्रयोग आवश्यक है। और जो हमारे यहाँ आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जनसंख्या के अति त्वरित वृद्धियों का कतलान, और उसमें बहुत ही ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके लिए प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए, जैसे गर्भ निरोधक औषधियाँ या उपकरणों का प्रयोग करता रहना चाहिए। ठीक बेटा, अब लास्ट हेडिंग हमारी होगी बेटा उपसंहार। लास्ट हेडिंग क्या होगी भैया, उपसंहार। लास्ट हेडिंग हमारी होगी उपसंहार। तो देखिए उपसंहार में आप क्या लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने का वास्तविक स्थायी उपाय तो सरल और सात्विक जीवन पद्धति अपनाने से ही निहित है। अगर हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है तो इसका जो वास्तविक स्थायी उपाय है वो तो हमारा सात्विक जीवन पद्धति को अपनाना ही है, जिसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ग्रामों में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक विकास पर जो सरकारें हैं उनको गांव के ध्यान देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों का आजीविका की खोज में शहर की ओर पलायन रुक सके, और जिससे जो हमारे ग्रामीण लोग शहर की तरफ पैसा कमाने के लिए पलायन करते हैं उनकी पलायन को रोका जा सके। ग्रामों में सहज प्राकृतिक वातावरण में संयम जितना सरल है उतना शहरों में घुटन भरे आडंबर युक्त जीवन में नहीं। यानी कि सहज प्रकृति में रह करके जितना ज़्यादा हम जीवन को सरल और अपने आप को संयम में रख सकते हैं गांव में संभव है, लेकिन शहर का जो घुटन भरा जीवन है, आडंबर युक्त जीवन है, वहाँ पर संभव नहीं है। शहरों में भी प्रचार माध्यमों द्वारा प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं स्वदेशी भाषा की शिक्षा पर ध्यान देते हुए के साथ साथ ही परिवार नियोजन के कृत्रिम उपायों जिनकी उपेक्षा आत्मघाती है। और शहरों में भी क्या करना चाहिए कि हमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना चाहिए, स्वदेशी भाषा की शिक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ ही परिवार नियोजन के जो कृत्रिम उपाय हैं उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनको खुल करके बच्चों को या युवा वर्ग को उन पर बात करनी चाहिए, जिससे अगर आप उसकी उपेक्षा करेंगे, उन चीज़ों से बात करने से डरेंगे बच्चों से या युवाओं से, तो वो आपके लिए आत्मघाती साबित होगा। तो ये आपका पूरा हो गया जनसंख्या वृद्धि का निबंध। इसके बाद हमको निबंध अब हम लोग लिख लेते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई, अब दो और लिखाना है आपको, एक तो विज्ञान वरदान या अभिशाप और बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो पहले हम लोग लिखते हैं विज्ञान वरदान या अभिशाप। इस पर अगर निबंध लिखें तो पहले हम लोग हेडिंगों की बात कर लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। तो इसमें हेडिंग देखिए कौन कौन सी बनेगी, विज्ञान वरदान या अभिशाप। पहली हेडिंग प्रस्तावना सब में रहनी है, और लास्ट हेडिंग उपसंहार तो रहना है। बीच की हेडिंगें देखिए, सबसे पहले विज्ञान वरदान के रूप में छोटी छोटी हेडिंगें बना लेंगे। यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, दैनिक जीवन में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिकी क्षेत्र में। फिर हम लोग हेडिंग डालेंगे विज्ञान अभिशाप के रूप में।
और उपसंहार और इसको खत्म कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा प्रस्तावना की। किसकी बात करते हैं भैया? प्रस्तावना की। प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं इसको। आज का युग वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। जो आज का युग है बेटा वो वैज्ञानिक चमत्कारों का युग है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान ने आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। और मानव जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है वहाँ पे विज्ञान ने आज आश्चर्यजनक क्रांति ला दी है। मानव समाज की सारी गतिविधियाँ आज विज्ञान से परिचालित हैं। मानव समाज की जितनी भी गतिविधियाँ आज वो सब विज्ञान के द्वारा ही चल रही हैं। दुर्जेय प्रकृति पर विजय प्राप्त कर आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों तक नाप दी गई हैं। अब जो दुर्जेय प्रकृति थी मनुष्यों की उसको विजय प्राप्त करके हमने आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयां तक नाप दी हैं। विज्ञान को वरदान समझा जाए या अभिशाप, अतः इन दोनों पक्षों पर समोहित दृष्टि से विचार करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना या उचित होगा। मतलब विज्ञान हमारा अभिशाप है या वरदान, इन दोनों पक्षों पर संभवित दृष्टि से विचार करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि अभिशाप ही है या वरदान ही है। अब हेडिंग हम पहला देखेंगे बेटा विज्ञान वरदान के रूप में। विज्ञान किसके रूप में बेटा? वरदान के रूप में। तो देखिए विज्ञान वरदान के रूप में आधुनिक मानव का संपूर्ण वातावरण विज्ञान के वरदानों के आलोक से अवलोकित है। आधुनिक मानव का संपूर्ण पर्यावरण जीवन के वरदानों के आलोक से आलोकित है। प्रातः जागरण से लेकर रात के सोने तक के सभी क्रियाकलापों विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों जैसे प्रकाश, पंखा, पानी, साबुन, गैस स्टोव, फ्रिज, कूलर, हीटर और यहाँ तक कि शीशा, कंघी से लेकर रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, रेल, हवाई जहाज, टीवी, सिनेमा, रेडियो आदि जितना भी संसाधनों का हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, विज्ञान के इन विविध वरदानों की उपयोगिता कुछ प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित है। ये जितना भी हम आज के डेट में देखते हैं, चाहे वो कूलर हो, फ्रिज हो, टीवी हो, गाड़ी हो, कंघी हो, तेल हो, सब चीज़ें विज्ञान के ही द्वारा दी गई हैं। ये हमने यहाँ पे बताया गया है। जैसे अब हम लोग सब हेडिंग पहली डालेंगे यातायात के क्षेत्र में। तो प्राचीन काल में मनुष्यों को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे। जो प्राचीन काल था वहाँ मनुष्यों को लंबी यात्रा तय करने में वर्षों लग जाते थे, किंतु आज रेल, मोटर, जलपोत, वायुयान आदि के आविष्कार से दूर स्थानों पर बहुत ही शीघ्र पहुंचा जा सकता है। आज के डेट में हम लोग रेल, मोटर या जलपोत या वायुयान के द्वारा का आविष्कार हुआ है जिससे हम दूर से दूर स्थानों पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। यातायात और परिवहन की उन्नति से व्यापार को भी काया पलट हो गया है और यातायात और परिवहन की उन्नति के कारण व्यापार में भी काया पलट हो चुका है। ठीक, अगली हेडिंग होगी बेटा संचार के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा? संचार के क्षेत्र में। बेतार के तार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पे पहुंचाया जा सकता है। मतलब बेतार के तार मतलब बिना आपके गए आपकी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। चाहे आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन हो, तार, दूरभाष आदि की सहायता से कोई भी संचार जो है आपका समाचार क्षण भर में विश्व के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंचाया जा सकता है। ये तो हो गया हमारा। इसके बाद हमारे होगा दो हेडिंगें हो गई बेटा संचार के यातायात के क्षेत्र में और संचार के क्षेत्र में। अब हमारा होगा बेटा दैनिक जीवन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा? दैनिक जीवन के क्षेत्र में। तो देखिए दैनिक जीवन के क्षेत्र में क्या होगा उसको देख लेते हैं। दैनिक जीवन के क्षेत्र में विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य की दैनिक सुख सुविधाओं को बहुत बड़ा कर दिया है। वह हमारे कपड़े धोती है, गर्मी सर्दी दोनों में समान रूप से हमारी रक्षा करती है। आज की समस्त औद्योगिक प्रगति इसी पर निर्भर है। मतलब दैनिक जीवन में विज्ञान बहुत ही आगे निकल चुका है। हमारी जो भी प्रगति है वो सब इसी की देन है। चाहे वो कपड़े धोना हो, चाहे गर्मी सर्दी से बचाना हो, हीटर, एसी, ये सब विज्ञान की ही तो देन है। अगला बेटा ये हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है इन सब हेडिंगों में, एक एक पैराग्राफ लिखना होता है। अगला जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में आपको लिखना है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तो देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में मानव को भयानक और संक्रमण रोगों से पर्याप्त सीमा तक बचाने का श्रेय विज्ञान को ही जाता है। मानव को भयानक और जो संक्रमण रोग हैं उनसे पर्याप्त सीमा तक बचाने का जो श्रेय है वो विज्ञान को ही जाता है। कैंसर, क्षय जैसे टीबी, हृदय रोग एवं अन्य जटिल रोगों का इलाज विज्ञान द्वारा ही संभव हुआ और ऐसे रोगों का जो इलाज है वो किसके द्वारा संभव हुआ बेटा? विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है। अगला हो जाएगा आपका मनोरंजन के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में बेटा? मनोरंजन के क्षेत्र में। तो देखिए चलचित्र,
आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के आविष्कार ने मनुष्य मनोरंजन को सस्ता और सुलभ बना दिया है। टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, डीवीडी आदि ने इस दिशा में क्रांति ला दी है। आदि ने इस दिशा में क्या ला दी है बेटा? क्रांति ला दी है। ठीक, अब देखिए इसके आगे आप क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग। अगला है बेटा हमारा शिक्षा के क्षेत्र में। तो मुद्रण यंत्रों के आविष्कार ने बड़ी संख्या में पुस्तकों का प्रकाशन संभव बनाया है, जिससे पुस्तकें सस्ते मूल्य पर मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं आदि। अगली हेडिंग आपको बनानी है बेटा कृषि के क्षेत्र में। तो लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला हमारा देश आज यदि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सका है, तो यह भी एक विज्ञान की देन। मतलब जो हमारा देश है बेटा, इसमें लगभग 139 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, लेकिन आज हम लोग कृषि के क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर हुए हैं, तो उसका मुख्य कारण विज्ञान ही है। अगली हेडिंग बनेगी आपकी बेटा औद्योगिकी क्षेत्र में। अगली हेडिंग आपकी क्या बनेगी? औद्योगिकी क्षेत्र में। तो भारी मशीनों के निर्माण ने बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया है, जिससे श्रम, समय और धन की बचत के साथ साथ प्रचुर मात्रा में संभव हुआ है। मतलब औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ है? बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हमको प्राप्त हुई हैं, जैसे बड़े बड़े कारखानों को जन्म दिया, जिससे श्रम यानी कि मेहनत, समय और धन की बचत में बहुत अधिक मात्रा में बचत हुई है, ये हमको बताया जा रहा है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या है उसको देखते हैं। ये तो सारी हो गई विज्ञान का वो पक्ष जो हमारे लिए लाभदायक था। विज्ञान का वो पक्ष जो हमारे लिए क्या था बेटा? लाभदायक था। इसके बाद अगला जो इसका पक्ष हमको देखना है वो ये है कि विज्ञान अभिशाप के रूप में किस तरह से काम करेगी, कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के रूप में कैसे है, उसको हमें देखना है। तो देखिए, विज्ञान अभिशाप के रूप में विज्ञान का एक और भी पक्ष है। विज्ञान के असीम शक्ति प्रदान करने वाला तटस्थ साधन है। मानव चाहे जैसे इसका इस्तेमाल कर सकता है। जो विज्ञान है वो एक असीम संसाधन प्राप्त करने वाला या प्रदान करने वाला एक विकल्प है, और मानव इसका कैसा भी उपयोग कर सकता है। सभी जानते हैं कि मनुष्य में दैवी प्रकृति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी समान रूप से। जब मनुष्य की दैवी प्रवृत्ति प्रबल रहती है तो वह मानव कल्याण का कार्य किया करता है। अतः कहा जा सकता है कि आज विज्ञान की विध्वंसक शक्ति पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है। मतलब ये है कि बेटा, जैसे हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के अंदर दोनों तरह की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है और दैवी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो मनुष्य जिस प्रवृत्ति के आधार पर विज्ञान का काम लेगा, उसी तरह से विज्ञान हमको काम देगी। जहाँ एक और विज्ञान ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से सुख सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के ही कारण मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण तथा असुरक्षित भी हो गया है। जहां हम एक तरफ बात करें बेटा, तो मानव जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं जो हैं वो विज्ञान के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के कारण ही मानव जीवन अत्यधिक खतरों से परिपूर्ण और असुरक्षित भी हो गया है। जो मानव जीवन है वो खतरों से और असुरक्षित हो गया। कंप्यूटर और दूसरी मशीनों ने यदि मानव को सुविधा के साधन उपलब्ध कराए हैं, तो औद्योगिक प्रकृति ने पर्यावरण प्रदूषण की विकट समस्या खड़ी कर दी है। तो अगर हम बात करें बेटा कंप्यूटर या दूसरी मशीनों की, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे सुविधाजनक साधनों का उपलब्ध कराए हैं, लेकिन औद्योगिकी प्रगति ये जो औद्योगिकी प्रगति हो रहा है, इसके कारण हमारे पर्यावरण में प्रदूषण एक विकट समस्या के रूप में खड़ा हो गया है। साथ ही गैसों के रिसाव से अनेक व्यक्तियों के प्राण भी जा चुके हैं। उपसंहार की बात की जाए बेटा, तो विज्ञान सचमुच तलवार है, जिससे व्यक्ति आत्मरक्षा भी कर सकता है और अनाड़ीपन में अपने अंग भी काट सकता है। यानी कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए एक दो धारी तलवार का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपना रक्षा भी कर सकता है और अपना अनाड़ीपन करके अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इससे दोष तलवार का नहीं है, उसके प्रयोक्ता का है। मतलब इसमें दोष हमारे तलवार का नहीं है, उसका है जो उस तलवार को उपयोग कर रहा है। विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास के मार्ग खोल दिए हैं, और विज्ञान ने मानव के सम्मुख असीमित विकास के मार्ग खोल रखे हैं, जिससे मनुष्य संसार से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को समूल नष्ट कर विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि की ओर ले जा सकता है। जिसके कारण जो मनुष्य है वो संसार को बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी आदि को पूरी तरह से नष्ट करके विश्व को अभूतपूर्व सुख समृद्धि के रास्ते में ले जा सकता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा निबंध हो गया विज्ञान वरदान या अभिशाप के रूप में।
ठीक बेटा। और लास्ट निबंध जो आपको तैयार करना है बेटा इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो है आपका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। किस पर बेटा? बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। अगर आप इन निबंधों को तैयार कर लेते हैं 5 जो आपको मैंने इस वीडियो में कहा है, बस आपका इन्हीं में से कोई ना कोई आपका वहाँ निबंध पूछा जाएगा। बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। तो देखिए बेटा, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। प्रस्तावना। बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के प्रकार, कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, खुली बेरोजगारी क्या होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी क्या है, शिक्षित बेरोजगारी क्या है। फिर बेरोजगारी के कारण, किन कारणों से बेरोजगारी होती है, तो उसकी हेडिंग बनेंगी बेटा जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि के क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनरीकरण। तो ये हमारे पास मेन हेडिंगें हैं जो बेरोजगारी का निबंध लिखते समय हमको लिखनी होगी। तो हम पहली हेडिंग बेटा डालते हैं प्रस्तावना। तो देखिए प्रस्तावना, लगभग दुनिया के सभी देशों में बढ़ती जनसंख्या ने बेरोजगारी को आज विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है जो प्रगति के मार्ग को तेजी से अवरुद्ध करती है। यानी कि लगभग दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों की एक ही समस्या है, बढ़ती हुई जनसंख्या, और जिसके कारण वहाँ बेरोजगारी बहुत ही विस्तृत रूप में फैल रही है या बहुत ज़्यादा समस्या उसकी पैदा हो रही है। ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अगली हेडिंग आप डालना, बेरोजगारी का अर्थ, एक कुशल और प्रगतिशाली व्यक्ति को कई कारणों से उचित नौकरियां न मिलना ही बेरोजगारी है। यानी कि एक कुशल व्यक्ति और प्रतिभाशाली, जो व्यक्ति कुशल है, किसी काम को करने में निपुण है और उसमें काफ़ी प्रतिभाएं हैं, इसके बावजूद भी अगर कई कारणों बस उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? बेरोजगारी। अर्थात जब किसी व्यक्ति को अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। या दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए अर्थ की व्यवस्था करने के लिए कोई काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। और इस समस्या को बेरोजगारी कहते हैं, और इसी समस्या का नाम क्या होता है बेटा? बेरोजगारी। अगला है बेरोजगारी के प्रकार। तो देखिए बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे अल्प बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी या अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। ये आपके बेरोजगारी के प्रकार हैं। अगर हम बात करें बेटा कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, अगर हम लोग बात करें कि अल्प बेरोजगारी क्या होती है, तो देखिए अल्प बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता से कम कार्य मिलता है अथवा जब कुछ ही समय के लिए काम मिलता है तो इस स्थिति को अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी इंजीनियर को क्लर्क का काम दिया जाए तो वह उसकी योग्यता का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए तो आपको काम मिल रहा है लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर आपको काम नहीं मिल पा रहा है, इसको बोलते हैं अल्प बेरोजगारी। अगला है बेटा आपको खुली या पूर्ण बेरोजगारी अथवा अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार हो लेकिन उसे काम ना मिले तो उस स्थिति को पूर्ण या खुली बेरोजगारी कहते हैं। तो पूर्ण या खुली बेरोजगारी क्या है कि कोई व्यक्ति काम करने के लिए तो तैयार है पर उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, तो उस समय जो बेरोजगारी होगी उसका नाम होता है बेटा पूर्ण या खुली बेरोजगारी। भारत में पूर्ण बेरोजगारी बहुत है, अधिक है। भारत में जो पूर्ण बेरोजगारी वो बहुत अधिक है। यहाँ करोड़ों की संख्या में बेरोजगार लोग और इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जो भारत की बेरोजगारी की सीमा है वो आप 2014 के इलेक्शन के बाद से भारत बड़ी तेजी से बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ है। आज की डेट में लाखों करोड़ों ऐसे युवा हैं जिनके पास सारी डिग्रियां कंप्लीट हैं और सारी तैयारियां कंप्लीट हैं, सारे एग्जाम क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उनको सरकार ने नौकरी नहीं दे रही है। तो ये होता है बेटा बेरोजगारी या पूर्ण बेरोजगारी, कि आप पूरी तरह से परिपक्व हैं, पूरी कामों में पूरे एग्जाम को क्वालिफाइड है, लेकिन सरकार फिर भी आपको नौकरी नहीं देना चाहती है। ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है और ज़्यादा मजदूरी मिल नहीं रही है, इसी को बोलते हैं और इस कारण वह बेरोजगार है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या मतलब अपने आप अपने कारण ही अपने ही बस कुछ कारणों बस या कुछ अपनी चाहत बस अपने आप को नौकरी ना दिला पाना ही आपकी ऐच्छिक बेरोजगारी। जैसे आपको मार्केट में कोई रेट चल रहा है 300 रुपये, मान लीजिए आप मजदूर लेने गए, रेट चल रहा है, अब वो आपसे कह रहा है आप 500 रुपये दीजिए तभी मैं मजदूरी करूंगा, तो वो मजदूरी करने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको मन मुताबिक पैसा नहीं मिल रहा। तो इस तरह की बेरोजगारी को बोलते हैं बेटा ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या बोलते हैं बेटा? ऐच्छिक बेरोजगारी। इस तरह की बेरोजगारी का नाम होता है। अगली बेरोजगारी बेटा हमारे पास मौसमी बेरोजगारी। अगली कौन सी बेटा? मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? जैसे फसल काटते समय मजदूरों को
रख लिया जाता है, ऐसे ही भवन के निर्माण के समय मजदूर रख लिए जाते हैं। बाद में वे बेरोजगार हो जाते हैं, अर्थात जब किसी व्यक्ति को वर्ष के कुछ ही महीनों के लिए काम मिलता है और शेष समय में वह बेकार बैठा रहता है, तो इस स्थिति में मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए, मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है कि जब आपके व्यक्ति को नौकरी तो मिल रही है लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिनों को मिल रही है। जैसे फसल कटाई का समय आया तो फसल काटने वालों को नौकरियां मिल गई, जैसे ही फसल कट गई उनकी नौकरी चली गई। या घर बनाने के लिए हम कुछ मजदूर लाए, तो जब तक हमारा घर बन रहा तब तक तो उनके पास काम है, लेकिन जैसे ही हमारा घर बन गया तो फिर अब उनके पास कोई काम नहीं, वो बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की बेरोजगारी का नाम होता है बेटा मौसमी बेरोजगारी। अगला है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है देखते हैं बेटा उसको। शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है। जो शिक्षित बेरोजगारी है शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों में होती है, क्योंकि ये लोग शिक्षित नौकरी ही चाहते हैं, लेकिन नौकरियों की संख्या इतनी अधिक नहीं है कि सभी को नौकरी दी जा सके। इस कारण भारी संख्या में शिक्षित लोग बेरोजगार होते हैं। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति बेरोजगार बैठा है जो शिक्षित है पर उसे नौकरी नहीं मिल पा रही। अगला होता है बेटा बेरोजगारी के कारण। हेडिंग है कि बेरोजगारी जो ये फैली है किस कारण से फैली है, बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या है। अगला तो ये है, तो कारण में मैंने आपको बताया था जनसंख्या वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, नए रोजगारों की कमी, निर्धनता, कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन, मशीनरीकरण, ये आपके प्रमुख बेरोजगारी के कारण। तो पहली हम बात करेंगे जनसंख्या की वृद्धि। पहली हम बेरोजगारी में बात करेंगे बेटा जनसंख्या की वृद्धि। तो देखिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी के प्रमुख कारणों में से एक है। देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति से उद्योग, नौकरियां और राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि इसका सबसे बड़ा कारण है। अगला है बेटा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली उस देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अपना प्रभाव डालती है। बेरोजगारी की समस्या का एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली से मतलब शिक्षा का अभाव यानी अशिक्षा से। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अगला बेटा नए रोजगारों में कमी। नए रोजगारों की कमी, कई तकनीकी समस्याओं और बढ़ती जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर नहीं बढ़ पा रहे, अतः लोगों को पर्याप्त रूप से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, क्योंकि रोजगार बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो रोजगार हैं वो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो ये आपके सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट निबंध थे वो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। अब जब आप हिंदी का एग्जाम देने जाएं तो इससे ज़्यादा कोई भी निबंध आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल इन निबंधों को आप तैयार कर लीजिए। आपके निबंध के पूरे 9 नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। जितनी हेडिंगें आपको बताई गई हैं सिर्फ उन्हीं हेडिंगों पर उसी तरह से आपको अपनी तैयारी करना है जिस तरह से मैंने निबंध यहाँ पर लिख के आपको दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी हिंदी के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।